अमन और नेहा दोनों अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों काफी डरे हुए होते हैं। वो डर उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। डरती और लड़खड़ाती आवाज में नेहा कहती है, अमन अमन, ये सब क्या हो रहा है? तुम जल्दी से बस यहाँ से निकलो, मुझे बस अपने घर जाना है। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या था, लेकिन अब हम दोनों सुरक्षित हैं। तुम डरना बंद करो और चिंता ना करो, हम कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। अमन इतना कहकर अचानक तेजी से ब्रेक मारता है, क्योंकि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया था जो खून से लथपथ था। जैसे ही अमन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी ही पत्नी नेहा खून से लथपथ खड़ी थी, जो अमन से मदद मांग रही थी। और वहीं एक साइड में उसके बगल वाली सीट पर भी नेहा ही बैठी थी, जो डरी और सहमी थी। तभी वो अमन से कहती है कि गाड़ी चलाओ, वरना हम मारे जाएंगे। अमन भी डरती हुई आवाज में बोलता है, हाँ हाँ। ये कहकर गाड़ी को 4th गियर में डालते हुए एक्सीलेटर देकर गाड़ी को 60 की स्पीड में भगाता है और सामने खड़ी नेहा को उड़ा देता है और आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाकर अमन एक राहत की सांस लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं होती तो मैं फिर से छलावे के जाल में फंस जाता। अच्छा किया तुमने सही टाइम पर मुझे गाड़ी चलाने को कह दिया। लेकिन अब नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। वह बिल्कुल शांत थी और सामने की तरफ देखे जा रही थी। इस पर अमन कहता है, क्या हुआ नेहा, कुछ तो बोलो। अब हम लोग छलावे से दूर आ गए हैं, अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर अपना हाथ नेहा के शोल्डर पर रखता ही है कि तभी नेहा अपनी गर्दन अमन की तरफ घुमाती है और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो एक भारी और डरावनी आवाज में कहती है, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें भी मरना होगा। इतना कहते ही अमन जोरों से चीखता है और वो कार देखते देखते गायब हो जाती है। उसी रोड से नितिन और नताशा, जो पति पत्नी होते हैं, अपने दोस्त के फार्म हाउस जा रहे होते हैं। रास्ते में नताशा कहती है, यार तुम्हारे दोस्तों को और कोई जगह नहीं मिली रीयूनियन करने के लिए। इतनी रात का वक्त है और फार्म हाउस भी जंगल के बीचों बीच है, अगर कोई खतरा हुआ तो। अरे तुम चिंता मत करो, अभिषेक का फार्म हाउस काफी सेफ है। अभिषेक अक्सर वहां जाया करता है और वैसे भी कॉलेज के सभी दोस्त आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, लोकेशन कुछ भी हो, साथ में रहेंगे तो सबको मजा ही आएगा। ऐसा कहकर नितिन गाड़ी को थोड़ा सा तेज करता है और कुछ ही देर में वो लोग अभिषेक के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। देखने में फार्म हाउस काफी वीरान और डरावना सा लग रहा था, जिसे देखकर नताशा भी थोड़ी सहम जाती है और कहती है, कितनी अजीब सी जगह है, यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर नितिन कहता है, अरे सब अंदर होंगे ना, चलो अंदर चलकर देखते हैं। नितिन गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त अभिषेक खून से लथपथ आकर उसके सामने गिरता है। ये देख नितिन और नताशा दोनों बहुत डर जाते हैं और अभिषेक से पूछने लगते हैं, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? इतने में अभिषेक अपना दम तोड़ देता है। यह देख दोनों वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, तभी वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही वहां की लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। तभी बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती है, तुम दोनों आज मारे जाओगे। ये सुन नताशा बहुत जोरों से चीखने लगती है और कहती है, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में ही लाइट ऑन हो जाती है और नताशा के चारों तरफ नितिन के दोस्तों की हंसने की आवाजें आने लगती है। इतने में अभिषेक भी खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाई ये तो प्रैंक था, तुम तो बहुत ही डर गए। हम लोग तो खाली बैठे थे तो बोर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारे साथ कुछ प्रैंक प्लान कर ले। इतने में ही अर्चना आती है और कहती है, इन दोनों की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है दोनों ने सामने से भूत देख लिया हो। इतना सुनकर नितिन कहता है, यार मजाक की हद होती है, ये अच्छा मजाक नहीं था, हम लोग सच में बहुत डर गए थे। इस पर मोहित कहता है, अच्छा ठीक है यार, माफ कर दे, चलो अब पार्टी करते हैं, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहां पास में पड़े सोफे पर बैठते हैं, जहां पर पार्टी म्यूजिक चल रहा था।
और खाने पीने का काफी सामान था। और सभी लोग वहां बैठकर अपनी कॉलेज की याद ताजा करने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी हंसी मजाक वाली बातें कब डरावनी बातों में बदल जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हीं बातों के बीच मोहित कहता है, तुम लोगों को पता है, छलावा एक ऐसा प्रेत आत्मा है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है, और वो ऐसा करके अपने शिकार को अपने कब्जे में कर लेता है। और कब उसका शिकार हो जाता है किसी को पता नहीं होता। तुम्हें छलावा के बारे में इतना कैसे पता? कहीं तुम भी तो छलावा नहीं हो? नताशा की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इतने में मोहित हंसने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे छलावे के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने कई किताब और फिल्मों में देखी है छलावे के बारे में। सभी लोग बहुत सारी बातें करते हैं और खाना पीना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। मोहित सबको बताता है कि सभी के कमरे नीचे वाले फ्लोर पर ही है और एक दूसरे के आमने सामने है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। सभी बहुत थक गए थे और नींद आ रही थी, इसलिए अपने रूम में जाते ही सभी लोग सो गए। रात के करीब 4 बजे अर्चना को खिड़की पर किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई देती है। अर्चना अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाती है, जहां खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थी। और जैसे ही अर्चना आसपास देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और अर्चना मुड़कर वापस अपने बिस्तर की तरफ जाने लगती है। इतने में ही कोई उसका हाथ पकड़कर वापस से खिड़की की तरफ खींच लेता है और अचानक ही खिड़की खुल जाती है, जिसमें से अर्चना बाहर की तरफ गिरने वाली होती है कि तभी वो जोरों से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त मोहित उसके कमरे के अंदर आते ही अर्चना को वापस कमरे के अंदर खींचता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो इतनी रात में? मुझे बाहर किसी ने खींचा था। बाहर तो कोई भी नहीं है, चलो तुम थोड़ा फ्रेश होकर आराम से सो जाओ। अर्चना बाथरूम के अंदर जाती है और वहां वो मोहित की लाश पड़ी हुई देखती है, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख अर्चना फिर एक बार जोरों से चीखती है और कमरे के बाहर आ जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? वो मोहित को किसी ने मार दिया, लेकिन वो तो मेरे पास था, कैसे मर सकता है? अब उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मोहित के मरने की बात सुनकर सभी एक साथ अर्चना के कमरे में जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं था और वॉशरूम में भी कोई लाश नहीं थी। यह देखकर अर्चना भी हैरान हो जाती है कि थोड़ी देर पहले अभी उसने मोहित को बेडरूम में और उसके बाद खून से लथपथ वॉशरूम में देखा था, तो आखिर वो कहाँ गया और यहाँ क्या हुआ अर्चना समझ पाती इससे पहले ही वहां की लाइट बंद हो जाती है। अब अर्चना अपने दोस्तों को कहती है, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बात पर कोई जवाब नहीं देता और तभी लाइट ऑन हो जाती है। वो देखती है कि उसके दोस्त अब उसके पास नहीं है। इस पर अर्चना रोते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर अर्चना बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगती है और जैसे वो गेट के पास पहुंचती है, उसको अपने पीछे से उसके दोस्तों की आवाज आने लगती है। जैसे वो पलटकर देखती है, उसके सभी दोस्त वहीं सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्चना गुस्से में उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों के सर से खून बहने लगता है और सभी दोस्त उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। यह देख अर्चना डर जाती है और वापस गेट की तरफ भागती है और बाहर खड़ी कार में बैठ जाती है और एक राहत की सांस लेती है कि तभी गाड़ी की तरफ भागते हुए अभिषेक भी आ जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अभिषेक गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगता है और अर्चना से कहता है, अर्चना, गाड़ी का डोर खोलो, वो मुझे मार देगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खोलो। अभिषेक को अपने सामने देखकर अर्चना फटाफट गाड़ी का डोर खोल देती है और अभिषेक गाड़ी में बैठकर
एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हमारे सारे दोस्त मारे गए। तुम क्या कहना चाह रहे हो? छलावा हम सबके पीछे पड़ गया था और छलावे ने मेरे सारे दोस्तों की जान ले ली है। उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज करी जिससे हमें समझ ही नहीं आया कि क्या चीज असली और क्या नकली है। और एक एक करके मेरे सारे दोस्त मेरे आंखों के सामने मारे गए। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ और हमें ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। हमने बहुत कोशिश करी थी, तुम्हें बहुत आवाज दी, लेकिन तुम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। तुम आखिर थी कहाँ? मैं अपने कमरे में ही थी और मैंने ही तुम लोगों को सबसे पहले बताया था कि मोहित मर गया। नहीं, तुम तो हमें मिली नहीं। दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ। तभी अर्चना गाड़ी को तेज भगाकर वहां से जाने लगती है कि रास्ते में देखते हैं कि हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। यह देखकर दोनों गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं। जैसे ही दोनों कार के पास जाते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं और बिना एक सेकंड वहां रुके दोनों भागते हुए वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और अपनी कार को तेज स्पीड में लेकर भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर अर्चना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे मर सकते हैं? असल में एक्सीडेंट वाली कार में दोनों ने नितिन और नताशा की लाश देखी, जो कि देखने से ही समझ आ रहा था कि दोनों फार्म हाउस की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को सोचते हुए अर्चना अभिषेक से कहती है, अगर ये दोनों फार्म हाउस आने से पहले ही मारे गए तो फार्म हाउस पर कौन आया था? आखिर वो दोनों कौन थे? क्या था वो सब जिसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया? अर्चना रोते हुए कहती है। इतने में उसके साइड में बैठा अभिषेक भारी आवाज में कहता है, वो मैं था, छलावा, और छलावा से कोई नहीं बच सकता। तुम भी मेरे जाल में फंस गई हो, अब तुम्हें भी मरना होगा। यह सब सुन अर्चना पसीने से तरबतर हो जाती है और झटके से ब्रेक मार देती है और कार रुक जाती है। तभी अर्चना जल्दी से कार से बाहर आ जाती है और अब उसकी कार में कोई नहीं था। तभी अर्चना देखती है कि वो अभी भी उसी खूनी फार्म हाउस के सामने खड़ी है। यह देख अर्चना जोरों से चीखती है, नहीं! मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी, मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा, चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए, बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है।
चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा, आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी, उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए।
चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में 2 टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। गौरव आईपीएल का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो भोपाल में रहता था और उसके आसपास किसी भी शहर के स्टेडियम में आईपीएल मैच नहीं खेला जाता था। पर एक दिन उसने ऑनलाइन देखा कि इंदौर में आईपीएल का मैच होने जा रहा है। लेकिन इंदौर का स्टेडियम तो शायद बंद हो गया था। अरे तो अब दोबारा चालू हो गया होगा। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, हम 5 जाएंगे। ओके, संदीप, माला, पूजा, उत्तम, तुम में से कोई भी पीछे हटाना तो याद रखना। ठीक है भैया, बुक कर लो। तुम्हें मना करेंगे तो नाराज हो जाओगे। गौरव ने उन 5 का टिकट बुक कर लिया। देखते ही देखते मैच वाला दिन आ गया और वो लोग अपनी कार में सवार होकर इंदौर के लिए निकल गए। रात का समय था। संदीप तेज रफ्तार में कार चला रहा था। सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भाई, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लाइव आईपीएल देखने का सपना पूरा होने वाला है। बस स्टेडियम भूतिया ना निकले, क्योंकि ये तो ऑफिशियली बंद था ना। मतलब ये जो टिकट तुमने बुक की है कहीं फेक तो नहीं? अरे यार, नेगेटिविटी मत फैला। देख लेना, स्टेडियम खचाखच भरा होगा। इसी बीच संदीप ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। कार से एक बूढ़ा आदमी टकराया था, जो कि अब सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। हे भगवान, ये कहां से आ गया? जल्दी बाहर निकल, देख उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। संदीप घबराते हुए कार से निकला और बूढ़े आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने संदीप का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे उल्टी दिशा में जाने लगा। संदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसका हाथ, वापस आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो संदीप? वापस आओ। यार मजाक मत कर, वापस आ जा। संदीप! लेकिन संदीप कुछ नहीं सुन रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस में था। गौरव, माला, पूजा और उत्तम हड़बड़ा कर कार से निकले ताकि संदीप को बचा सके। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक आई और संदीप और बूढ़े आदमी को रौंदते हुए निकल गई। संदीप! गौरव चीखा और उसे भी एक झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुली। वो अभी भी कार के अंदर था और कार तेज रफ्तार में चल रही थी। संदीप कार चला रहा था। ये क्या था? क्या मैंने सपना देखा? गौरव ने सांसें भरते हुए चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। कार उसी तरह इंदौर की ओर बढ़ रही थी। क्या हुआ गौरव? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्टेडियम आ चुका था। उन्होंने कार पार्किंग में लगाई, लेकिन कुछ अजीब था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना कोई गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई दर्शक। ये सन्नाटा बड़ा अजीब है, जैसे कोई मातम हो। तभी अंदर से लोगों के चीयर करने की आवाज आई। वो सभी अंदर बढ़े। स्टेडियम में घुसते ही उन्होंने देखा कि मैच शुरू हो चुका था। बड़े बड़े स्क्रीन पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा था और मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गौरव, देखो, यहाँ बैठा हर इंसान अजीब सा लग रहा है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने इन्हें मूर्ति बना दिया हो।
गौरव चारों तरफ देखने लगा। सच में पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम शांत, एक ही मुद्रा में बैठे थे, बिना हिले, बिना किसी एक्साइटमेंट के, जैसे रोबोट हों। गौरव, मुझे अजीब लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही पूजा ने ये कहा, पूरे स्टेडियम के हजारों लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उन पांचों का दिल धड़कना भूल गया। हजारों जोड़ी आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। पर अगले ही पल स्टेडियम में बैठे सभी लोग अचानक फिर से सामान्य हो गए। वो चुपचाप मैच देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। What the hell? ये क्या था? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार, सच कहूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा छोड़ो, मैच देखो। और हाँ गौरव, तू कुछ खाने के लिए लेकर आ यार, भूख लगी है। हाँ मैं जा रहा हूँ। बताओ क्या लाना है? सभी ने अपने अपने पसंदीदा स्नैक्स बता दिए और गौरव उठकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। गौरव जैसे ही कैंटीन पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। कैंटीन का काउंटर धूल से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। ये क्या मामला है? ये जगह तो सुनसान पड़ी है। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक एक पुरानी पॉपकॉर्न मशीन खुद ब खुद चलने लगी। What is going on? मगर आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। गौरव के चेहरे से पसीना टपकने लगा, उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अजीब तरह से उसके पैर उसे अपने दोस्तों की तरफ नहीं, बल्कि स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम के गलियारे में कई दरवाजे थे। उनमें से एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। गौरव धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज फेमस क्रिकेटर विराज की थी। आपने मुझे टीम से क्यों निकाल दिया? मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी। किसी ना किसी पर तो इल्जाम लगाना था, और वो तुम पर ही सही। मैं सिलेक्टर हूं, ये इल्जाम मेरे बेटे पर आने तो नहीं देता। लेकिन मेरा करियर खत्म हो गया। मेरे फैंस मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। आई डोंट केयर। इतना कहकर सिलेक्टर बाहर चला गया, पर उसने गौरव को नहीं देखा, जैसे गौरव वहां था ही नहीं। गौरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब विराज कमरे में अकेला बैठा था। कुछ ही सेकंड में कमरे की घड़ी बहुत तेजी से घूमने लगी, जैसे वक्त तेजी से बीत रहा हो। और फिर गौरव ने देखा कि विराज ने धीरे धीरे एक रस्सी उठाई और पंखे से बांध दी। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और ये कहते ही उसने फांसी लगा ली। गौरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि सब कुछ गायब हो गया है। गौरव हड़बड़ा कर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वो बुरी तरह कांप रहा था। यार, मुझे यहाँ से चलना है। मैंने कुछ बहुत डरावना देखा। क्या हुआ? गौरव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन विराज तो यही खेल रहा था, अभी अभी उसने छक्का मारा है। सभी की नजरें विराज पर पड़ी और तभी पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम स्टैच्यू हो गए। पिच पर खेल रहे क्रिकेटर भी मूर्तियों की तरह जम गए। बस सिर्फ एक इंसान हिल रहा था, विराज। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और वो धीरे धीरे गौरव और उसके दोस्तों की ओर देखने लगा। मतलब ये इंसान नहीं है, भागो! गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागने लगे। लेकिन तभी भयानक आवाज के साथ विराज उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उन्हें चीर फाड़ डालेगा। विराज भाई, हम तो आपके बहुत बड़े फैन थे। प्लीज हमारे साथ कुछ मत कीजिएगा। झूठ,
तुम में से कोई मेरा फैन नहीं था, किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। तुम सब जालिम हो। मैंने अपने दर्द में अकेले दम तोड़ दिया, अब तुम भी मरोगे। पांचों दोस्त घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम लोग मुझसे क्रिकेट मैच जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, हम खेलेंगे। पांचों विराज के साथ पिच पर पहुंचे। मैच शुरू हुआ। विराज ने बैटिंग संभाली, गौरव ने बॉलिंग और बाकी तीनों फील्डिंग करने लगे। पहली ही गेंद पर विराज ने जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधा माला के मुंह पर लगी। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। माला! अगली गेंद सीधा उत्तम की छाती से टकराई। तीसरी गेंद संदीप से टकराई और वो हवा में उल्टा उछलकर जमीन पर गिरा। फिर पूजा के साथ भी यही हुआ और अब सिर्फ गौरव और विराज बचे थे। गौरव ने अचानक गेंद जमीन पर फेंकी और पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागा। तू भागकर बच नहीं सकता। पीछे से गेंदें आसमान में उड़ने लगी और तेज रफ्तार से गौरव के सिर पर आकर गिरने लगी। गौरव भी बेसुध होकर गिर पड़ा और उसके गिरते ही सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ कोई स्टेडियम नहीं था, कोई मैच नहीं था। गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम एक सुनसान मैदान में बेजान पड़े थे। वो पिच, वो स्टेडियम, वो भीड़, सब कुछ जैसे कभी थे ही नहीं।